बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम फिजिक्स चैप्टर नंबर 21, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसमें लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हमने कुछ ऐसे असरार रमूज से पर्दा उठाना है जो कि क्वांटम फिजिक्स में बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, क्वांटम फिजिक्स एक जादू की मानंद है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको क्लासिकल फिजिक्स में बड़ी क्लियर कट नजर आती हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में वही चीजें एक मुअम्मा बनी रहती हैं। और लेकिन वो चीजें आपको समझ क्वांटम फिजिक्स से ही आती हैं, आप उसमें क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी लॉ नहीं लगा सकते। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आई होप 6 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा होगा। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक बड़े ही यंग किस्म के नोबेल प्राइज होल्डर थे, इनका नाम था हाइजेनबर्ग। इन्होंने क्वांटम फिजिक्स पे एक बहुत ही अहम काम सरंजाम दिया था। इन्होंने छोटे पार्टिकल्स यानी फोटोन लेवल के पार्टिकल्स को ना सिर्फ डिस्कस किया था, बल्कि उनमें कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजों का तज़किरा भी किया था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि आप कभी भी जितने भी फोटॉन्स होते हैं, आप उनको कभी भी स्टडी नहीं कर सकते जब तक फोटोन किसी खास चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, अगर पिछले लेक्चर्स याद हो, मैंने एक आपको फार्मूला बताया था एनर्जी का, E इज इक्वल टू होता है hc/λ। ये एक फार्मूला बताया था, ये एनर्जी का फार्मूला था। फोटोन की एनर्जी का फार्मूला hc/λ होता है हमारे पास। यानी H, जिसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -34 जूल सेकंड, और C स्पीड ऑफ लाइट होती है जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड। यानी इस फॉर्मूले की रू से एनर्जी और लैम्डा के बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब होगा कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ किसी की कम होगी, किसी भी वेव की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उतनी ही एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। इसी वजह से आप ये समझ लें कि हमारे पास जो गैमा रे है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली वेव होती है। वाई? बिकॉज उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे कम होती है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था, जो कि था h/λ के। तो मोमेंटम भी एक्चुअली इनवर्स रिलेशन रखता है वेवलेंथ के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी के साथ भी इसका इनवर्स रिलेशन होता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा, आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला था C इज इक्वल टू f/λ। अगर मैं C तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, अगर मैं लैम्डा को वहां ले जाऊं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी के साथ भी वेवलेंथ का जो ताल्लुक था, ये सबसे मतलब इनवर्स रिलेशनशिप था, जैसा कि इनके साथ रिलेशनशिप है। यानी जितनी जितनी वेवलेंथ कम होगी, उतनी उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी, मोमेंटम भी ज्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब एक फोटोन एक पॉइंट से निकलता है ना और किसी जगह टारगेट को जाके हिट करता है, तो आप कभी भी उस फोटोन का अगर पोजीशन को नोट करना चाह रहे हो तो मोमेंटम को आप एग्जैक्टली नोट नहीं कर सकते। यानी उन्होंने ये कहा था कि जितनी पहले तो ये याद रखें, अनसर्टेनिटी कहते हैं यानी किसी चीज का अनसर्टेन होना। क्या होना? अनसर्टेन होना। अनसर्टेनिटी क्या चीज है? मेरे पीछे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो यही पूछ रहे हैं अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है सर। मैंने कहा बच्चों देखो, आप लोगों ने हमेशा अपनी 9th क्लास फिजिक्स में भी अनसर्टेनिटी के हवाले से पढ़ा हुआ है। अनसर्टेनिटी वो होती है कि जिसमें आप किसी भी फिगर के बारे में मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत डाउट आपके माइंड में लाजमी होता है। यानी फर्ज करो, अगर मेरे पास एक चने का दाना है छोटा सा, अगर मैं उसका मैस फाइंड आउट करता हूं एक आम से मेजरिंग स्केल से, जो मैस मेजरिंग स्केल होता है, तो वो मुझे आंसर देता है 0.012 kg।
तो ये काफी हद तक मुझे सर्टेन वैल्यू लगती है। लेकिन अगर मुझे कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 0.12 वैल्यू देता है तो अभी भी इसका मतलब है उसने क्लियर फिगर मुझे नहीं बताई है, उसकी थोड़ी सी एक वैल्यू जो थी वो मिस थी, लेकिन वो स्केल मेजर नहीं कर सकता था उसको। तो मैं ये कहूंगा कि यहां वैल्यू में आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई है। अनसर्टेनिटी जब आपके पास डाउटफुल मेजरमेंट थोड़ी बहुत ही होती है। सो बच्चों, यानी फिगर का सर्टेन ना होना, क्लियर ना होना आपके पास, ठीक है। सो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर एक फोटोन पार्टिकल एक पॉइंट से जाकर किसी टारगेट को हिट करता है तो अगर तो उस फोटोन का मोमेंटम क्लियर है ना, तो उसकी पोजीशन में हमेशा अनसर्टेनिटी होगी। यानी अगर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम है तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, और अगर पोजीशन बेहतर है यानी पोजीशन में सर्टेनिटी है तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। ये बात याद रखें। एक बात आप सबको पता है, यानी किसी फोटोन के पोजीशन को और मोमेंटम को एक साइमल्टेनियसली हम जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास हमेशा एक चीज की जो अनसर्टेनिटी है वो ज्यादा रहती है दूसरे की निस्बत। यानी हमारे रिजल्ट से साबित हुआ, फर्ज करें, यानी हाइजेनबर्ग साहब ने जो रिजल्ट दिया था कि अगर अनसर्टेनिटी यानी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन अगर हम डेल्टा एक्स कर लें, डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का नाम अगर हम डेल्टा पी कर लें, तो बच्चों एक्चुअली डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक दूसरे की अनसर्टेनिटी में एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। यानी जितनी अनसर्टेनिटी इनकी ज्यादा होगी उतनी इसकी कम होगी हमारे पास। यानी जितनी हम एक्यूरेटली इसको मेजर कर सकेंगे उतना ही कम एक्यूरेट इसको मेजर करेंगे। यानी वी कैन नॉट फाइंड द बोथ वैल्यूज, यानी द वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड द वैल्यू ऑफ पोजीशन कंबाइनली एट द सेम टाइम। दोनों एक टाइम में हम दोनों चीजों को फाइंड आउट नहीं कर सकते। डेल्टा पी स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहां जाके इससे मल्टीप्लाई होना है। एक बात आप सबको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो लगता होता है इक्वल का साइन। ये इक्वल का भी लग सकता है, या आप इसको लेस देन ग्रेटर देन का साइन भी। यहां आपके पास ये इसमें जो लग रहा था वो हमारे पास इनइक्वालिटी लग रही थी, तो लेस देन या ग्रेटर देन का साइन भी आप इसमें लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन भी लगा सकते हैं। खैर ये इसका फेसिस साइड, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट से यहां साबित हुआ, और यहां कांस्टेंट वैल्यू लगती है, कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास 1 डेल्टा पी आ गया। स्टूडेंट्स डेल्टा पी हमारे पास जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहां जाके इसने क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी, और ये कांस्टेंट जो है हाइजेनबर्ग साहब ने एच कट निकाला था, एच कट, एच कट, एच कट एक्चुअली एच ओवर 2 पाई को कहा जाता है, एच ओवर 2 पाई को कहा जाता है, यानी एच ओवर 2 पाई को कहा जाता है। और एच एक्चुअली आप सबको पता है कि ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं जनरली स्पीकिंग, तो ये 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये बच्चों ने मेरा सॉल्व कर लिया, देखें 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई। यानी हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जब एक फोटोन एक जगह से दूसरी जगह जाके हिट करता है तो उसके मोमेंटम में और उसकी पोजीशन में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है। हम दोनों चीजों को एट द सेम टाइम नहीं फाइंड आउट कर सकते। एक चीज की अनसर्टेनिटी ज्यादा होने की वजह से दूसरे की कम होती है, यानी किसी एक ही को फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो दोनों को एक्यूरेटली नहीं फाइंड किया जा सकता। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कुड बी इक्वल टू, यानी इसकी आखिरी हद 1.055, वरना इससे हमेशा बड़ा ही होता है दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों की अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट ये काफी बड़ा है। देखिए इससे बड़ा होगा हमारे पास 1.055 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -34 जूल सेकंड के। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्यों है, इनमें अनसर्टेनिटी क्यों पैदा होती है? ये बहुत ही, आपको पता है फोटोन एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है जो कि एक्चुअली रेस्ट पे वैसे ही उसका मास जो होता है वो जीरो होता है हमारे पास, यानी रेस्ट मास इसका जीरो होता है। और ऊपर से आप लोगों ने जो पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था, वहां ये पढ़ा था कि एक पार्टिकल जो है वो अपनी डुअल नेचर रखता होता है, यानी वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। जब ये पार्टिकल एक जगह से जाकर दूसरी जगह पे हिट होता है ना, तो वहां उस जगह पे एक वेव प्रोड्यूस करता है और उसके बीच में नियरली जो है, नियरली जो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आती है वो एक वेव लेंथ जितनी आती है, यानी ये अनसर्टेनिटी नियरली वेव लेंथ जितनी आएगी, वेव लेंथ जितनी अनसर्टेनिटी आएगी। तो पी का फार्मूला वैसे ही हमने पढ़ा था यहाँ h ओवर लेमडा, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी h ओवर लेमडा जितनी आएगी, ठीक है। तो ये लेमडा लेमडा कट गया हमारे पास, तो एक्चुअली इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नियरली प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल होता है, नियरली प्लैंक कांस्टेंट के ये इक्वल होता है। यानी आप यहां से अंदाजा लगाएं, अगर पोजीशन जीरो हो, पोजीशन हम जीरो हो, तो मोमेंटम हमेशा इनफिनिट होता है। यानी अगर पोजीशन हमारे पास में अनसर्टेनिटी हमारे पास जीरो हो, तो याद रखें अनसर्टेनिटी हमारे पास मोमेंटम में इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी। वाई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप इनवर्स है। जितनी जितनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम की बढ़नी शुरू हो जाएगी, उतनी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी पोजीशन की। सो यानी इसका मतलब हुआ कि अगर पोजीशन की अनसर्टेनिटी जीरो हो जाए, यानी देखें सर्टेनिटी की तरफ चलेंगे आप, यानी आपको एग्जैक्ट पता है, तो फिर इनफिनिट लेवल पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी किसकी? मोमेंटम की, यानी वो उतना ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां फॉर्मूले से भी साबित कर सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू जीरो, जीरो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड कर लें, व्हाटएवर जो भी है, तो हमारे पास वो क्या आंसर आता है? इनफिनिट आंसर आता है। तो आपके पास यानी मोमेंटम तकरीबन इक्वल जो होता है वो इनफिनिट लेवल पे हमारे पास होता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यानी एक हमारे पास फोटोन का पार्टिकल, हम उसकी डुअल नेचर की वजह से अगर फर्ज करें उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होगी, और उसकी अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगी तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली, हम इनको नहीं फाइंड आउट कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों से हमारे पास एक और चीज भी हम इसको लेके जा सकते हैं कि आपने अगर पोजीशन को सही एक्यूरेटली फाइंड आउट करना हो, या एक्यूरेटली आपने मतलब आप पोजीशन को लाना चाह रहे हो, सो यू मस्ट हैव अ वेवलेंथ ऑफ वेरी रेडिएशन ऑफ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। आपके पास रेडिएशन स्मॉल वेवलेंथ की होंगी, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी कि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है किसमें, पोजीशन में, वो डेल्टा वेवलेंथ के हमारे पास इक्वल होती है नियरली। यानी एक्चुअली पोजीशन का दारोमदार जो है हमारे पास किसके साथ? वेवलेंथ की होता है। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही स्टूडेंट्स ज्यादा एनर्जी होगी, यानी वेवलेंथ और एनर्जी के साथ आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। यानी वेवलेंथ छोटी, एनर्जी बड़ी, यानी हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वेवलेंथ छोटा होने से मोमेंटम हमारे पास ग्रेटर हो जाता है, एनर्जी भी ग्रेटर। और जब आप उस छोटी वेवलेंथ को जाकर किसी इलेक्ट्रॉन्स के पे टारगेट करते हैं, तो आप उसकी पोजीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज
आपका मोमेंटम जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता होता है। ये देखें, मोमेंटम जो इनवर्स रिलेशन रखता होता है वेवलेंथ के साथ। तो वो आपका जितना शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और वो ज्यादा स्ट्रांग वेवलेंथ मोमेंटम के साथ उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाके हिट करेगी। बच्चों, अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो ये हमारे पास बताया हुआ है इसको मजीद आगे लेके चलूं, ये देखें, ये हमारे पास है डेल्टा एक्स डेल्टा पी। डेल्टा एक्स डेल्टा पी यानी इन दोनों की अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच कट यानी एच ओवर 2 पाई के इक्वल होती है या उससे ग्रेटर होती है। सो आप लोगों ने एक तो पढ़ा हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज पोजीशन। पोजीशन इज लाइक डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? आप लोगों ने पढ़ा था वीटी के। तो अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में हो डेल्टा एक्स, तो इधर भी अनसर्टेनिटी हमारे पास टाइम में होगी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट यानी आपके जितने भी फोटॉन्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाके हिट कर रहे होते हैं, तो इनमें तो चेंज पैदा नहीं हो सकती, यानी डेल्टा टी में चेंज होगी हमारे पास। यानी जितनी अनसर्टेनिटी हमारे पास पोजीशन में होगी उतनी अनसर्टेनिटी हमारे पास टी में भी होगी, टाइम में भी होगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, एक बात याद रखें, ठीक है। ये इसी तरह मोमेंटम पे आए, ये जो मोमेंटम है हमारे पास, इसका अगर एनर्जी के साथ रिलेशनशिप पेश करें, आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू mc², यानी MCC कह सकते हैं इसे, MCC। MC मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है, यानी PC, ठीक है। अगर आपके पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी हो तो आपके पास एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, यानी इसमें अनसर्टेनिटी हो तो इसमें भी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। और अगर मैं EC को यहां जाके डिवाइड कर लूं तो मोमेंटम की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। बच्चों, अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं इसमें शिफ्ट कर दूं, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू भी ये डाल दूं और डेल्टा पी की वैल्यू भी इसमें डाल दूं, देखें डेल्टा एक्स है सी डेल्टा टी, इसी तरह डेल्टा ई ओवर सी, ये, और ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच ओवर 2 पाई के इक्वल है। ये देखें सी और सी कट गया, यानी डेल्टा ई डेल्टा टी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है एच कट के। यानी इसका मतलब हुआ इन तमाम बातों से कि बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके मतलब दो चीजें आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो आप उनका प्रोडक्ट जो एच कट के इक्वल होता है, यानी अगर एक चीज को एक्यूरेटली मेजर करते हैं दूसरी को नहीं कर सकते, एक चीज में अनसर्टेनिटी ज्यादा और दूसरे में कम हो जाती है। यहां भी एनर्जी और टाइम में भी यही मेथड आपका यूज होगा कि जितना एनर्जी में अनसर्टेनिटी हमारे पास ज्यादा होगी उतना ही टाइम में हमारे पास कम होगी। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हाइजेनबर्ग को 1927 में गालिबन उन्होंने ये प्रिंसिपल पेश किया था और इनको नोबेल प्राइज से जो है वो नवाजा गया था इतने शानदार प्रिंसिपल पेश करने पर। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सबसे यंगेस्ट फिजिशियन थे, यानी फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।